तो हेलो क्लास 9th, कैसा क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश में लगे होंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो, एक नहीं मैं कहूँगा कई सारे वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। पिछली वीडियो के बाद से जो दूसरा पार्ट उसका अपलोड होना था, मतलब जो उसके आगे का पोर्शन था, उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना, बढ़िया से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पिछली बार जो है मैं आपको क्या बता के गया था कि मैं आपको यहाँ पर समझा के गया था कि जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो नेशनल असेंबली थी, उसने चर्च की सारी सुविधाओं को खत्म कर दिया और उनसे जमीनें वापस ले ली थी। जब उन्होंने ऐसा किया तो लगभग कितना 2 बिलियन लीवर के एसेट्स किसके पास आ गए थे? नेशनल असेंबली के पास आ गए थे। ठीक है, चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, यहां से समझेंगे तो अब जो हेडिंग है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मतलब क्या था यहाँ पर? तो मतलब यहाँ पर यह था कि फ्रांस जो है उसमें मोनार्की तो थी, पर अब कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा का रूल तो था, पर अब उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि अगर वो कोई काम करेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाएगा, उससे फिर उसको बाद में अप्लाई किया जाएगा। पहले क्या था, डायरेक्टली अप्लाई कर देते, जो मन में आया वो कर दिया। पर अब उसके द्वारा किए गए किसी भी काम को कुछ लोग बैठ के पहले एग्जामिन करेंगे, कुछ लोग क्या, नेशनल असेंबली बैठ के उसको एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद वो नेशनल असेंबली वाले उसको अप्रूवल देंगे, तब उसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, आ जाओ। नेशनल असेंबली ने जो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली थी, जो मीटिंग में गए थे, फिर वहां से बाहर निकल आए थे वो 600 लोग, फिर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना लिया था। उन्हीं नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 में बनाकर कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था राजा की पावर को, लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, राजा की पावर को क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, इसके बाद these powers of being concentrated in the hands of one person were now separated, assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। कहने का मतलब ये है कि अब जो पहले पावर जो थी वो किसके हाथ में थी? अकेले किंग के हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। बट अब क्या था? अब चेंजेस हो गए। चेंजेस क्या हो गए कि जो पावर थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। इन 3 पार्ट्स में पावर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया गया था। समझ में आया? चलो, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक्स बना दी गई, राजा के लिए पावर्स को लिमिट कर दिया गया और फाइनली वहां पर वर्ड आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलो, अब ये जो फिगर है 7 वाला, इस फिगर में हम समझेंगे कि कैसे सारी चीजों को मेंटेन किया जाता था। देखो, सबसे पहले आप यहां देखो, शुरू से शुरू करते हैं नीचे से। इस फिगर में क्या कई सारी चीजें बताई गई हैं, तो उनको थोड़ा सा समझते हैं। देखना कैसे। ये तो हो गई फ्रांस की पॉपुलेशन। ठीक है, ये 2 पार्ट, पहले फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट्स कैसे? एक पैसिव सिटीजन जिनके पास कोई भी वोटिंग का राइट नहीं था, लगभग 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ जो 25 साल से कम थे, इन लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था और इन सबको किस में रखा गया? पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जो 25 साल से ऊपर थे। कितने से? एक सेकंड रुकना। एक्टिव सिटीजन में कौन आता था? एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जो 25 साल से क्या थे? ऊपर थे, 25 ईयर्स से एबव, प्लस ये 3 डेज की वेज, 3 दिन की लेबर की वेज, लेबर्स वेज, 3 दिन की लेबर की वेज को एज अ टैक्स पे कर सकते हैं। कैसे पे कर सकते हैं? एज अ टैक्स। तो इनको किस में कंसीडर किया जाता था? एक्टिव सिटीजन में कंसीडर
किया जाता था और इनके पास राइट टू वोट था, मतलब कहने का अधिकार है कि ये लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, क्राइटेरिया डिसाइड हो गया कि कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। चलो, अब लगभग 4 मिलियन 28 मिलियन लोगों में से 4 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो किस में आ गई थी, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, यहां से इलेक्टर्स निकले, इनकी काउंटिंग कितनी थी, लगभग 50,000। इलेक्टर्स को भी क्वालिफाई करने के लिए पहले क्वालिफाई लेवल था, क्वालिफाई लेवल क्या था, ये इनको हाई पेइंग टैक्स के ब्रैकेट में आना पड़ता था, मतलब ये ज्यादा टैक्स पे करने वाले होते थे तब ये इलेक्टर्स की कैटेगरी में आते थे, फिर वोटिंग होती थी, फिर इलेक्टर्स में आए और फिर यहाँ से किसमें चले गए, नेशनल असेंबली में चले गए। और नेशनल असेंबली में मेंबर्स कितने थे, 745। और इस पूरे को हमने क्या रखा, इसकी कैटेगरी में रखा, लेजिस्लेचर की कैटेगरी में रख लिया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या था, अब इस लेजिस्लेचर का काम क्या था बेटा, तो इस लेजिस्लेचर का काम ये था कि वो कंट्रोल करके रखता था किसको, किंग को, मिनिस्टर्स को। ठीक है, किसको कंट्रोल करके रखता था, किंग और मिनिस्टर्स को, ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करके रखती थी। ठीक है, इसके बाद जो जजेस थे वो भी क्या थे, बिल्कुल अलग थे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ भी सकते थे, पर जुडिशरी जुड़ी हुई नहीं थी, जुडिशरी बिल्कुल ही जुड़ी नहीं थी, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो इसमें अब आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया सारी चीजें, वही यहाँ पर बताई गई हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा, नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, उन सिटीजन्स का, यहाँ देखो जो लॉ बनाया जाएगा किसके द्वारा बनाया जाएगा, नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली चुनी गई है। ठीक है, जिसको चुना किसने है, इलेक्टर्स के ग्रुप में से चुनकर बनाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ देखोगे अगर आप ऊपर, तो यहाँ क्या था कि यहाँ से वोट दे गए इलेक्टर्स बनाए गए और इलेक्टर्स के द्वारा फिर नेशनल असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, चलो आ जाओ, इसमें आगे की बातें क्या थी, तो आगे की बात बहुत सिंपल थी, क्या कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ओनली मैन एबव, इस पॉइंट को हाईलाइट करना, ओनली मैन एबव 25 years of age who paid tax equal to 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen। ऐसा पर्सन जो 25 साल से ऊपर है, 25 years से क्या है, एबव है, और 3 दिन की सैलरी, सॉरी 3 दिन की तनख्वाह जो है, वेजेस है, उनको एज अ टैक्स पे कर सकता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया था, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया था। और इसके बाद उनको वोट देने का अधिकार भी दिया गया। समझ गए, जो बचे हुए रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, जो बचे हुए मैन और वुमेन थे उनको किस कैटेगरी में रखा गया, पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रख दिया गया था। ठीक है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, जैसे मैंने बताया था आपको कि इलेक्टर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए और या फिर उसके बाद असेंबली का मेंबर बनने के लिए, पहले तो आपको किसके लिए, इलेक्टर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद आपको असेंबली का मेंबर बनने के लिए, नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए एक लेवल, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, उसको पास करना पड़ेगा। और क्राइटेरिया क्या था, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, आपको उन लोगों की कैटेगरी में आना था जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं। अब यहां से एक चीज आनी चाहिए दिमाग में, वो चीज ये है बेटा, ध्यान से समझोगे तो यहाँ शुरू से लेकर, सॉरी यहाँ शुरू से लेकर ऊपर तक, कहां से, नीचे से लेकर ऊपर तक किसकी बात की गई है, कंटिन्यूअसली टैक्स की बात की गई है। जो टैक्स ज्यादा देगा, जो 3 दिन की टैक्स की सैलरी देगा, और जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा वो लेजिस्लेचर नेशनल असेंबली में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली बनाई गई है, तो उसमें कहने में ये कोई डाउट नहीं है कि वो नेशनल असेंबली किसके द्वारा बनाई गई थी, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसको कहने में कोई भी बुराई
नहीं है कि ये सोसाइटी, ये नेशनल असेंबली किसके द्वारा बनाई गई, रिचर सेक्शन, जो अमीर लोग थे उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। क्यों, देखो टैक्स ज्यादा दोगे तो इलेक्टर्स की कैटेगरी में, और टैक्स ज्यादा दोगे तो नेशनल असेंबली, ऑब्वियसली अमीर लोग ऊपर पहुंच रहे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें राइट्स ऑफ मैन, लोगों के अधिकारों के बारे में या सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में बताया गया था। जैसे नंबर 1 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात कहने का, अपने विचारों को रखने का अधिकार, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे आप फर्स्ट स्टेट से हो, सेकंड से हो या थर्ड से हो, आप कानून के सामने क्या है, एक समान है, ठीक है। were established as natural and inalienable rights that is they belong to each human beings by birth and could not be taken away। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये जो 4 राइट्स थे इनको क्या कहा गया, इनको एक कैटेगरी में रखा गया, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, मींस ऐसे अधिकार जो आपके साथ जन्म से जुड़े होंगे और आपसे कोई भी उनको नहीं छीन सकता। मतलब आप जिस दिन पैदा हुए ये आपके साथ जुड़ गए और जिस दिन आप मर गए उस दिन ये आपके साथ खत्म हो गए, मतलब इंडिविजुअल आपकी बात की जाए, समझ गए। लास्ट, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। और यहाँ उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्टेट की ड्यूटी है, मीन्स कहें हम ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों के इन राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं इन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, समझ गए। तो इसकी भी जिम्मेदारी किसके हाथ में दी गई, स्टेट के हाथ में दी गई, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के मैं बताऊं तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में एक लास्ट वाला है, ठीक है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऐसे करके है उसके साथ। चलो तो आज की वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल की वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।